हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मनीष कुमार। स्टेट फॉर क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, पेपर सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपके और कैसे इसका सॉल्यूशन करना है वो आज आपको अवेलेबल हो जाएगा। और किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, पेपर में क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेरे पास पेपर है। इस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। क्लियर हो गया। ये बीकॉम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम वाले को पेपर कैसे करना है और पेपर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है ये नहीं पता होता है। तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 नंबर का आता है और 3 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया है। स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशन लाइनें जो मैं लेके आता हूँ, उन्हीं में से एक है, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत और जो लगन है वो इतनी ज़्यादा करो कि जो आपके सपने हैं ना वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका जो मेहनत है, मेहनत करने से जो पसीना निकलता है वही आपकी क्या है, सबसे बड़ी यानी कि खूबी होती है। यानी पसीने की जो स्याही है उससे आपको क्या करना, अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। उससे आपको अपने लिखे हुए पन्ने जो है, जो कोरे थे, उसको आपको भरना है, ठीक है। तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। यानी कि जी तोड़ अगर मेहनत करते हो तो सफलता भी जी तोड़ मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये पेपर है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पेपर है वो इग्नू का है, ठीक है। इसका जो कोड है BCOC यानी 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 3 घंटे का होता है और वो 100 नंबर का देखने को मिल रहा है। टर्म एग्जामिनेशन है दिसंबर 2022 का ये, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम का ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीकॉम का एग्जाम देने जा रहे हैं। कैसे पेपर करना होता है, क्या पेपर की स्ट्रेटजी है, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आइए इनको देखते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, ठीक है। ये थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ ये सिक्स, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे क्वेश्चन आपके पास अच्छा खासा होता है। यानी आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 9 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है। इन 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हो अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पेपर में। ये इग्नू के पेपर की बात कर रहा हूँ, बीकॉम की, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये पेपर पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी किस में है, आपकी काबिलियत किस में है, क्या आपने कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए आपको पता होगा। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी जो सीरीज है जो बीकॉम की है वो पूरी आप हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसे एक्सेस कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से यानी बताया गया, डिटेल में समझाया गया, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्विंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आपका ए है और बी में दोनों में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। तो देखो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, पहला पार्ट था इसमें, और इसमें वेरियस स्टेप इसमें पूछे गए। तो आप स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। अगर इस तरीके से आपने पेपर में रिप्रेजेंट किया ना, आपके 100 आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। पूरे 100 आउट ऑफ 100 आपके आ जाएंगे। लेकिन इसकी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप इसके टाइम के अकॉर्डिंग आप यानी कि कर पाओ। देखो 3 घंटे का पेपर होता है, आपको ये चीज पता है, और टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। अगर 3 घंटे को अगर मैं बांट दूं 180 मिनट की, अगर मैं बात करूं 180 मिनट का अगर हमारा टोटल पेपर है, अगर 5 क्वेश्चन आपको अगर करने हैं, तो अगर आप 5 क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको मिनिमम यानी कि कितने मिनट आपको लगाने हैं, 36 मिनट में आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से। क्या मैंने बोला, 36 मिनट का आपका टारगेट होना चाहिए एक क्वेश्चन करने का। ये मैंने आपको टाइमिंग बता दिया। एक क्वेश्चन आपका इतना होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके 35-30 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो आप देख सकते हो 30 मिनट से ऊपर तक के खींचते हैं। तो आपका ऑन एन एवरेज टाइम मैंने आपको बता दिया 36 मिनट आपका रहेगा। सोचने के लिए अगर टाइम चाहिए तो आप 1 मिनट ले लो, लेकिन आप इसे 35 से 36 मिनट में आप इसे कर लो, पूरा कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, यहां तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से, क्या मैंने स्ट्रेटजी बताई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
अब देखो 36 मिनट के अंदर आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके दो पार्ट है। पहले में स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया, वेर इज स्टॉप है। दूसरे वाले पार्ट में डिफरेंस यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया एग्जांपल के साथ। तो देखो पहला जो आप देख सकते हो इसमें आप कैसे जवाब दोगे, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग होता है नीड टू डू सेटअप इज द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपको सेटअप करनी होती है। तो अकाउंटिंग सेटअप में कौन कौन सी चीजें आती है, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, एक्टिविटी जो भी कंपनी की होती है, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, फाइनेंशियल यानी अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है इसी स्टेप के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अकाउंटिंग जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड हेल्प मेक द क्रूशियल डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। जो आप ये चीजें करते हो इससे आपके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, कैसी यानी कि उसकी जो रिजल्ट है कैसी उसकी मॉडरेटरी है, कैसा उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल कर आता है। इट कैन बी मेजर, प्रॉफिटेबिलिटी आप मेजर कर सकते हो, लिक्विडिटी मेजर कर सकते हो, सॉल्वेंसी मेजर कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया। ये स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब इसमें आपको कुछ चीजें आपको समझाते हुए चलना है, जैसे कि पहला एक स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में पहली चीज आप क्या समझाओगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई करो कि वो मॉनिटरी टर्म में है कि नहीं है। पहली ट्रांजेक्शन ये होती है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि मॉनिटरी टर्म में है या नहीं है। रिकॉर्ड वही होगा जो मॉनिटरी टर्म में होगा, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जर्नल के फॉर्म में वो ट्रांजेक्शन फर्स्ट यानी बुक जो होती है अकाउंट को उसमें ही रिकॉर्ड करना होता है। आप दो चीजें देखो कि आपका एक्रूअल बेसिस है या कैश बेसिस है। एक्रूअल बेसिस में आप क्रेडिट और कैश दोनों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्रूअल बेसिस में सिर्फ कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, उधार या क्रेडिट की चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरा, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में तीसरा जो पोस्टिंग इन द लेजर, लेजर में क्या होता है हर एक अकाउंट का डिटेल यानी अकाउंट बनाना पड़ता है टी शेप फॉर्मेट में, आप जानते ही हो, वो आपका लेजर होता है। तो ये तीसरे टाइप का होता है। चौथा जो होता है अनजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर ये सारी चीजें जो आपने करी है जनरल के बाद लेजर आपने बनाया, सारे अकाउंट अलग अलग बना दिए, फिर उसको आप समराइज करोगे। समराइज करने को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। हर एक अकाउंट का जो चेक पार्ट होता है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस वो क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कैसे इसको बताना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, जो भी जर्नल एंट्री एडजस्ट करने वाली चीजें होती है उसे एडजस्ट करना होता है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उसे सही से करना होता है बनाने के बाद। फिर लास्ट एंड इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको तीन चीजें देखनी होती है। पहला वो आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन हो गए, ट्रेडिंग पहला, दूसरा पी&एल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। इसके अलावा आप और भी चीजें बना सकते हो, कैश फ्लो देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए कैश फ्लो बना सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका कैश से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सारी चीजें क्लोज कर देता है। ठीक है, इसमें आप अपने बिजनेस के सारे ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर आपका बैलेंस शीट है वो आसानी से बता देता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें देखने को मिलती है। क्लोजिंग एंट्री आपको करनी है सारी चीजों की। तो ये आप देख सकते हो यही सारे स्टेप होते हैं जो यानी देखने को मिलते हैं। तो पहले जो पार्ट आपसे पूछा गया था स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, वो इस तरीके से आपको दिखाना है। पहले डिफाइन कर देना है, फिर एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको आपको पर्टिकुलर सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप इसे बताओगे तो सबसे पहले याद रखो, पहले इसके डिफाइन कर दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, फिर इसको आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। प्राइमरी पर्पस जो होता है अकाउंटिंग का, फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना मेन मोटिव होता है। लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी जब एंड होता है तो सारी चीजें हम करते हैं ना रिकॉर्ड, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, तो दो बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। छोटे छोटे शब्दों में अगर हम समझे, कैश बेसिस सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है वो किस में होती है, ऑन कैश में होती है, क्रेडिट में नहीं होती, उधारी में नहीं होती। लेकिन एक्रूअल बेसिस दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश बेसिस को भी और एक आपका क्रेडिट बेसिस को भी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, दोनों को आप इसके बारे में बताओगे। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आइए इसको भी कर लेते हैं। पहले देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इसको आप कैसे बताओगे। अंडर दिस बेसिस इनकम इज कैलकुलेटेड, द बेसिस कैश ट्रांजैक्शन ओनली होगा। सिंपल सी बात है, कैश ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा।
वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, वो कैश बेसिस ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से, मजा आया, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, अब अगर पेपर में इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना है, डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो इसका एडवांटेज बताओ। द बेसिस इज सिंपल टू यूज, ये बहुत ही सिंपल होता है यूज करना, पहला ही हो गया। देयर इज ए नो स्कोप एस्टिमेटेड द पर्सनल जजमेंट, इसमें किस तरीके का कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही है, और ये बहुत ही सूटेबल होता है बहुत सारे बिजनेस के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपने पहले एक कैश बेसिस को करा है, तो ये ट्रू तो प्रॉफिट तो बताएगा नहीं ना लॉस आपके बिजनेस का। ये मैचिंग प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। पॉसिबिलिटी मैनिपुलेट हो सकती है क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेट है, क्योंकि आप कैश को कर रहे हो, सिर्फ प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आप समझ चुके हो कि ये कुछ कुछ चीज़ें इसके फायदे हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसके नुकसान भी है। अब दूसरा इसमें बताओगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताओगे, इसमें आप ये बता सकते हो कि ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है रिवेन्यू नेचर का होता है। रिवेन्यू नेचर का मतलब सब चीज़ें आती है, रिवेन्यू आइटम आती है, जैसे कि इनकम भी डिटरमाइन किया जाता है, कैपिटल भी होता है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे कैपिटल और एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना होता है, इनकम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है, और अर्न एंड नॉट व्हेन इज अ मनी इन द एक्रूअल बेसिस, यानी एक्रूअल में आपका सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो आपका कैश हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। दोनों में आप जो डीलिंग करते हो, दोनों की ट्रांजेक्शन को जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो एक्रूअल बेसिस हो गया। तो डिफरेंस बताना था, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। एडवांटेज के जैसे सभी ट्रांजैक्शन को हम पूरे साल अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कैन बी, यानी कि यूज्ड ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, सभी टाइप के बिजनेस में ये बिल्कुल सही माना जाता है। इट इज़ अ मोस्ट मोर यानी सूटेबल माना जाता है मैचिंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ों को फॉलो करता है। ये साइंटिफिक और बिल्कुल सही तरीका है किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करने का। देयर इज ए कंसिस्टेंसी देखने को हमें मिलती है, जिससे बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को सही से आप निकाल पाते हैं, ठीक है। तो और ये कंपनी एक्ट के अंदर भी आता है। तो ये हो गया इस चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा और अच्छे डिटेल में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इस तरीके से पेपर में बना दोगे। तो पेपर में बनाना है, डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, तो डायरेक्ट आप ये करोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखोगे, डिफ्रेंशिएट करना है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में आप बता सकते हो कि ये सिर्फ क्या करता है, देयर इज ए नो रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम, और जो भी इनकम रिसीव इन एडवांस होता है वो चीज़ें आपको रिकॉर्ड नहीं कर रही है, सिर्फ रिकॉर्ड कर रही है कैश ट्रांजेक्शन को, ठीक है। एक्रूअल में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, वो मैंने बताया। इफेक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका पहली बात कोई इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। एक्रूअल बेसिस में इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब चीज़ों को अच्छे से शो करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल टेक्निक की अगर बात करूँ, कैश बेसिस ये सिंपल टेक्निक पे काम करता है, और ये थोड़ा टेक्निकल टेक्निक होता है क्योंकि सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो इसमें 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, और पेपर में आपसे ये पूछा गया है, सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा गया डिफरेंस। तो आपको एटलीस्ट इतने से कम 8 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। पहले उनको थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दो, कैश और एक्रूअल बेसिस को डिफाइन करने के बाद इसमें 8 पॉइंट लिख दो, वो आपके 2 नंबर वहाँ कवर हो गए, 8 नंबर यहाँ कवर हो गए, तो आपके 10 नंबर पूरे कवर हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अगर मैं इसकी प्रेफरेंस की अगर बात करूँ, कैश ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस होता है, यानी अकाउंटिंग इंटरप्राइज मोस्टली ये करते हैं। इंटरप्राइज अगर कैश और क्रेडिट अगर आपका बेसिस अगर नेचर है बिजनेस का, तो आप इसको फॉलो करो। सूटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये किन किन बिजनेस के लिए सूट करते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही डील होती है, तो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस की बात करता हूँ, इसमें सब इंटरप्राइज आ जाते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करोगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। पेपर में देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको समझो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैचिंग कॉस्ट पूछा गया अगेंस्ट यानी रिवेन्यू, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, तो इसको डिफाइन कर दो। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको आप डिफाइन करोगे तो आप इसे कैसे डिफाइन कर दोगे, प्रॉफिट और इनकम कैलकुलेटर प्रायोरिटी जो होती है हेल्प ऑफ द टू आइटम। एक रिवेन्यू होता है, एक एक्सपेंस होता है, दोनों को आप सही से दिखाओगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका पूरे साल का जो रिवेन्यू उसी के हिसाब से आपका एक्सपेंसेस भी होगा, है ना। आपका अगर रिवेन्यू पूरे साल का, एक्सपेंसेस जो पूरे साल का होगा, रिवेन्यू भी उसी हिसाब से पूरे साल का होगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपका जो एक्सपेंसेस है वो 8 मंथ का है और आपका रिवेन्यू जो है वो आपका 12 मंथ का है, तो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो जब सिमिलैरिटी नहीं है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वही कहता है कि आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों ही 12 मंथ के आपको कैलकुलेट करे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब इसमें और क्या बताओगे, स्टेप कौन कौन से, प्रोसीडिंग या प्रोसेस ऑफ मैचिंग इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। पहला आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये आप सेलेक्ट करोगे। आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, वो सिलेक्ट करोगे जो पूरे साल का है।
ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अकाउंटिंग पीरियड से ही रिलेटेड होना चाहिए। मैचिंग जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो होता है रिलेटेड टू रेवेन्यू एप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सॉरी, इसमें आप ये बताओगे कि किस तरीके से आपके ये करने के बाद आपके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आया। तो ये तो आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को आपने डिफाइन कर दिया। इसके अलावा और क्या बताओगे इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करी गई है तो आप इसे कैसे इंपॉर्टेंस दोगे, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो बाबू, इसमें आप क्या बताओगे, मस्ट बी देयर फॉर कैप्ट इन द माइंड। आपको कुछ चीजें समझनी होगी मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। रिवेन्यू ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस बेस पे हो। रेवेन्यू इज अ पोस्टपोन्ड और डेफर्ड और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न एंड रेवेन्यू शुड आल्सो बी पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है और उसी साल से रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंसेस है वही चीजें शो होगी, सिंपल सी बात ये। अगर उसके अलावा कुछ और है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, उसको आप रिकॉर्ड मत करो, ये चीजें डिफिकल्टी बन जाती है। इसके बेनिफिट क्या होती है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रॉपर रेवेन्यू और एक्सपेंस को यानी रिलेट कर पाता है, रिकॉर्ड करवा पाता है। ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये करेक्ट डिटर्मिनेशन देता है आपके इनकम का, जो पूरे साल आपने जो करा, ये एक्चुअल बेसिस कॉन्सेप्ट है तो इसमें ये फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर देना है आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके देखो बी वाले पोर्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। लो जी लो, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, किस तरीके से इसका आंसर दोगे आप, ये बी है आपका, ठीक है, ये बी आपका आंसर है, ये सेकंड का बी है। ठीक है, सेकंड का बी का आपको आंसर इस तरीके से देना है। ठीक है, मैंने बोला 5 क्वेश्चन करने हैं तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट इसी तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया की अगर बात करी हुई है प्रोसीडर में देखो क्या क्या आप बताओगे, recognizing that this is a harmonized narrow down of the reduce the number of alternative accounting policy। पता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग की बात करो बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारे यानी कि नेचर्स होते हैं जो क्या करते हैं एक तरीके से यानी कि अकाउंटिंग जो फॉलो करवाने में मदद करती है। इतने सारी चीजें होती है तो सारी चीजें क्या अडॉप्ट कर पाएंगे नहीं, तो उसी में जो क्रीम वाली चीजें होती है, जो बेस्ट पॉलिसी होती है वही अडॉप्ट करनी चाहिए हमें, ताकि कम टाइम में बहुत अच्छा हम इफेक्टिव रिजल्ट ले पाए। क्योंकि बहुत सारे अगर रूल्स रेगुलेशन होंगे तो उसी को समझने में और कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा, तो उसको सिंपल करना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है। सिंपल सी बात ये है, सिंपल और शॉर्ट में हो, आसानी से उसे समझाया जा सके। ICAI के द्वारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज बताई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज याद रखना, द फॉलोइंग प्रोसीडर अडॉप्टेड बाय द इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। इसमें जो मैं पॉइंट बताऊंगा, ASB जो आपको मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, ये क्या करता है, देखो इस डिटरमाइन द मेन एरिया ऑफ सब्जेक्ट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेन एरिया है, जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा फोकस किया जाता है। इन द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सारी चीजें इसके अंदर देखनी होती है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो फॉलो करनी चाहिए। और इसके अलावा ये डायलॉग्स टू टॉक टू रिप्रेजेंट गवर्नर, पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे यानी कि गवर्न करना है, कैसे टॉक करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ ये डीलिंग करके बताता है। बेस्ड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है, सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सप्लोर ड्राफ्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द, इसके अंदर आप क्या क्या बताओगे, ये सारी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, वो सब चीजें अकाउंटिंग ये बना के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अकाउंटिंग प्रोसीडर ऑफ इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया को इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो बेसिकली आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये बी सेक्शन आपका खत्म हो जाता है इसको डिफाइन करने के बाद। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, और थर्ड क्वेश्चन जैसे ही आपका शुरू होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड का। ठीक है, वो क्या पूछा गया, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पकड़ लो। ए ट्रायल बैलेंस इज अ शेड्यूल लिस्ट ऑफ द नेम और बैलेंस बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल द अकाउंट एप्रोप्रिएट ऑफ द लेजर की जो अकाउंट होती है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शो करनी होती है, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी इसमें शो करना होता है। तो ये हो गई ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन जैसा क्वेश्चन है पूछा है। इसके अलावा डिस्कस वेरियस रीजन टू डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछा गया। आइए इसके में कुछ एरर और उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ लिमिटेशन पेपर में पूछी गई है, तो इसमें अगर क्वेश्चन में अगर बदलाव आता है या मान लो ऑब्जेक्टिव पूछ ले और फीचर्स पूछ ले तो आप क्या लिखोगे वो आपके सामने है, तो आंसर आपको देना है। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं।
इट इज़ ए नॉट ए अकाउंट, अकाउंट नहीं है, इट इज़ ए सो डबल एंट्री सिस्टम जो बुक की होती है, वो हैज़ नो रोल इन द प्रिपरेशन, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो पहला फीचर से हो गया, सिंपली है, बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते, पर्सन रियल और नॉमिनल नेचर को सबको डिफाइन करता है, सबके ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करेगा। इट कैन बी प्रिपेयर एनी टाइम डूरिंग द ईयर, कभी भी आप इसे बना सकते हो, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली, मंथली, ये सारी चीज़ें। मैथड ऑफ चेकिंग या टेस्टिंग जो होता है अकाउंटेंसी की, वो ट्रांजेक्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओरिजिनल एंट्रीज में ही शो होती है। कुछ एरर भी होते हैं तो उसे लोकेट कर लिया जाता है, ठीक है। और कुछ शॉर्ट में एब्रीविएशन डेबिट एंड क्रेडिट लिखने पड़ते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, ये कुछ इसके बेसिक चीज़ें हैं, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे ये बनाया जाता है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। ऑब्जेक्टिव क्या लिख सकते हो आप इसका, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, इक्वल होगा। डबल एंट्री जो होगा ईच ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो ये मैंने बता दिया, डबल एंट्री के बेस पे माना जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद मिलती है, जैसे आप इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे ही बनाओगे, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और पूरी समरी को ये क्या करता है, सम अप करता है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके लिमिटेशन आप कैसे बता सकते हो, इट डज नॉट गारंटी देता है कि आपका बिल्कुल प्रॉफिट होगा या बिल्कुल सही होगा, वो चीज़ आपकी गारंटी नहीं देता है। इट कैन बी प्रिपेयर ओनली दोज इंटरप्राइज विच मेक यूज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ये काम करता है। इसके अलावा और क्या, इट डज नॉट इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एक्चुअली रिकॉर्डेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। ट्रायल बैलेंस हमें बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें शो करके देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था कि एरर इसमें पूछा जा सकता है, तो एरर किस किस चीज़ें का हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, और कंपनसेटरी एरर हो सकते हैं। ये बेसिकली 5 एरर होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं आपसे, उसका आंसर आप दोगे। एरर ओमिशन आप एंट्री करना ही भूल गए, एरर बुक ओरिजिनल एंट्री आप करना भूल गए या गलत कर दिया, ये हो सकता है, रॉन्ग एंट्री कर दी। कमीशन में क्या होता है, ट्रांजेक्शन के जो अमाउंट होते हैं वो आपने गलत तरीके से कर दिया, जैसे कि आपका 50 लिखना था, आपने 500 शो कर दिया, तो अमाउंट में थोड़ा गलती हो सकता है। प्रिंसिपल गलत फॉलो कर लिया, गलत परचेज अकाउंट की जगह पे सेल अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दी, तो ये कुछ एरर हमें देखने को मिल जाते हैं। कंपनसेटिंग एरर मैंने आपको बताई दिया, जो अमाउंट में ऊपर नीचे अमाउंट में हम शो कर देते हैं, डेबिट का क्रेडिट का डेबिट, तो ये कुछ एरर होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस में बाद में उसे डिस्क्लोज करके उसे ठीक किया जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो इस तरीके का क्वेश्चन है, वो उसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 4th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है 4th का। देखो क्या पूछा गया, पहला ए में पूछा गया आपसे हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर, कैसे बनता है और इसका फॉर्मेट बताओ। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में आपको बताना है, तो ये आप बता सकते हो मैनी बिजनेस जो एंटिटी होते हैं इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, और वहाँ से परचेज और रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इंक्वायरिंग लेबर करते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में वो एक्चुअल वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने पूछा है। अब फॉर्मेट की डिमांड कर रहा था, फॉर्मेट आपका देख सकते हो, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, आप देख सकते हो ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, परचेज में आपका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, कैरीज इनवर्ड हो गया, डायरेक्ट लेबर में आपके फैक्ट्री वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके फैक्ट्री रेंट हो गया, फ्यूल पावर गैस हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये सारी चीज़ें आपकी निकल आती है। और क्रेडिट साइड में आपका रॉ मटेरियल हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, और कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर और ट्रेडिंग अकाउंट, जो ये डेबिट साइड का जो डिफरेंस है इसको माइनस करोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है कॉस्ट। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट पेपर में आएगा, ऐसे बना देना, एक्सप्लेन थोड़ी करना है, सिर्फ ये वर्ड आपको शो कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है पेपर में, ठीक है। अब इसमें दूसरा पार्ट ही अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया, बैड डेब्ट्स के बारे में पूछा गया, बैड डेब्ट्स होता क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में पूछा गया, और इसके एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बोला हुआ है। आइए इसको देखते हैं, ये 4th का बी पार्ट है। तो बैड डेब्ट्स के बारे में डिफाइन करना है, तो बैड डेब्ट्स होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई हमारा डेटर है, उससे हमें पैसा लेना है, डेटर उसी को कहते हैं जिससे हमें पैसा लेना, उसने हमसे सामान खरीदा है और बाई चांस वो यानी कि पे नहीं कर पाए इस साल, तो हम उसे बैड डेट ट्रीट कर लेते हैं, यानी कि वो उसने पैसा हमें नहीं दिया, रिकवर हम नहीं कर पाए, तो वो जो डेटर था वो बैड बन गया, ठीक है, इसलिए उसे बैड डेप्ट कहते हैं, वो हमारा जो डेप्ट था वो बैड बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं लॉस या अकाउंटिंग ऑफ अनकलेक्टेबल डेप्ट, जो आप कलेक्ट नहीं कर पाए
तो आपका वो बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं जो आप कर सकते हो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, तो ये बता सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में क्वेश्चन में पूछा था, वो क्या है वो आप बता सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि बैड डेब्ट्स हर साल बिजनेस में होंगे ही होंगे, तो हम पहले से कुछ प्रोविजन बना के चलेंगे कि फ्यूचर में कि मान लो कि कुछ ना कुछ 5% या 10% हमारे डेटर होंगे जो पैसा नहीं देंगे, तो उस पैसे की जो रिकवरी होती है हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं, जिससे कि वो हमें हेल्प मिल जाए बाद में। ठीक है, उससे हमारी रिकवरी हो जाए। अगर हम प्रोविजन बना के चलते हैं तो हमें जो डेप्ट होने वाले हैं, जो लॉस हो जाते हैं, उससे हमें रिकवरी करने में मदद मिलती है। कुछ कुछ हैवी डेप्ट भी हो जाते हैं जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? इन एडिशन टू राइटिंग बैड डेप्ट्स नोन एज बैड, ये पूरी तरीके से बैड हो चुका है जो आपकी रिकवरी नहीं है। प्रोविजन मस्ट बी मेड ऑफ एनी डेप्ट, किसी भी डेप्ट की प्रोविजन बना सकते हो, रिकवरी ऑफ विच इज डाउटफुल, ताकि वो बाद में रिकवरी वहां से हो जाएगा, डेप्थ हो जाता है। तो मान लो हमें अर्जेंटली यानी कि कोई बैड डेप्ट हो गया लेकिन उसकी रिकवरी नहीं है, लेकिन अगर प्रोविजन होता है तो रिकवरी आसानी से हो जाएगी। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे हमने इसको डिफाइन कर दिया। जैसे बोला था कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देके बताओ, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका डेटर 10,000 का है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजन 5% है डेटर पे, और आपको बोला है कि एंट्री करो। क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है कि बैड डेप्ट जो है वो 1,000 रुपए के राइट ऑफ हुए हैं, यानी इस साल का 1,000 है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इस तरीके से आप बता सकते हो। बैड डेप्ट्स आपके इस बार 1,000 के हुए जो P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है, तो आपने 1,000 यहाँ दिखा दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स डाउटफुल डेब्ट अगर बताओगे तो जैसे मैंने बोला था डेटर आपके 10,000 के, 10,000 का 10% जो होता है वो आपका कितने परसेंट है? 5% है। 10,000 का 5% 500 होता है, तो 500 P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वही आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों जो बैड डेप्ट्स हैं और प्रोविजन है दोनों के दोनों P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कवर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, देखो क्वेश्चन ने 5 ही क्वेश्चन बोले अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे आप थ्योरेटिकल करो चाहे प्रैक्टिकल करो, आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हम तो सारे आपको बता देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। जो क्वेश्चन आपको इजी लगे सॉल्व करने में वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया पांचवा, व्हाट इज अकाउंट सेल, अकाउंट सेल के बारे में डेफिनेशन बोला गया है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? देखो अकाउंट सेल एक स्टेटमेंट होता है जो शो करता है डिटेल ऑफ गुड्स की, गुड्स रिसीव क्या है, गुड्स सॉल्ड क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, कमीशन चार्ज हुआ है, रेमिटेंस मेड हुआ है, ड्यू टू बैलेंस है कोई भी चीज़ है, या इट इज़ रेमिटेड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर ऑफ गुड्स प्रायोरिटी। तो अकाउंटिंग सेल में ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। ये थी आपकी डेफिनेशन जो पेपर में पूछा गया है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया हाउ टू प्रिपेयर, इसे कैसे बनाया जाता है, तो उसका आंसर आपको देना है। देखो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है इसको करने के लिए, और ये इसका ध्यान रखना है, इसके कुछ प्रोसीडर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, या फिर कह सकते हो स्टेप हो सकते हैं। डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट आता है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है जो कंसाइनमेंट का होता है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर आता है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी अब सेल्फ ऑफ बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन या कंसाइनमेंट का आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड में आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल ऑफ प्रोसीडिंग आता है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल यानी कि लॉसेज आते हैं, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से शो होता है। तो आप जो भी डिफरेंस निकलेगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे P&L अकाउंट में। तो ये हो गई किस तरीके से वो प्रोसेस किया जाता है। अब अगर इसका बेनिफिट अगर पेपर में आपसे अगर पूछ रहा है तो आप ये कैसे बता सकते हो, यूजफुल पूछे या बेनिफिट पूछे, तो आपको आंसर इसी तरीके से देना है। मोर कंपनी से एक्सपोज करती है, कंसाइनमेंट सेल जो ग्रो करती है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज बिजनेस एक्सप्लोजर, इससे बढ़ जाता है। ठीक है, इट इज़ अ लो कॉस्ट टेक्निक मानी जाती है, एक्सपेंड बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। रिड्यूस इन्वेंट्री चार्ज, ये इन्वेंट्री चार्ज को रिड्यूस कर देता है, कंसाइनी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हो गए, तो आप आसानी से इसे इस तरीके से पेपर में डिफाइन कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था। ये था फिफ्थ का ए पार्ट। अब फिफ्थ में बी पार्ट में ये पूछा गया आपसे, ध्यान से देखिएगा। प्रोसीडर इज फॉलोड बाय द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेज एक्योर साइमल्टेनियसली। ये पेपर में पूछा गया है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज के बारे में पूछा गया, इसके केसेस और अकाउंटिंग कुछ प्रोसीडर अकाउंटिंग सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझा दो। इन अकाउंटिंग पेपर में ऐसे ही लिखना है, कंसाइनमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स
बाय द मैन्युफैक्चर, जो भी गुड्स हम सेंड करते हैं मैन्युफैक्चर के द्वारा, प्रोसीडर टू देयर एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, जो पर्पज ऑफ सेल के लिए किया जाता है। द पर्सन हु सेंड द गुड्स, जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है कंसाइनर को, एंड द एजेंट हु रिसीव द गुड्स, और एजेंट जो गुड्स को रिसीव करता है उसे कंसाइनी कहते हैं। तो ये तो हो गया कुछ डेफिनेशन, कुछ बातें जो इसके लिए ज़रूरी है। अब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं जो पेपर में पूछा गया है। व्हेन द लॉसेज इज इंश्योर एंड रिकवर, कैसे होगा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आइए उसको देखते हैं। व्हेन फुल अमाउंट इज रिकवेबल, तो एंट्री कैसे होगी आप देख सकते हो। एबनॉर्मल लॉसेज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पहला हो गया जो लॉस यानी वैल्यूएट होता है। उसके बाद अगर लॉस इनवैल्यूएट होता है, इंश्योरेंस हो रखा है तो उसकी एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉसेज। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेज क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है कंपनी अकाउंट में कि वो इंश्योरेंस वो क्या करे, क्लेम करे। तो पहला ये हो गया, फुल अमाउंट रिकवर हो जाता है, कंपनी ने पूरा रिकवर कर दिया। बाई चांस ये मान लो लॉस हमारा पार्शली यानी रिकवर हुआ है, पार्टली यानी रिकवर हुआ है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, पेपर में इस तरीके से आपको लिखना है। एबनॉर्मल लॉसेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट, ये हो गया नॉर्मल लॉस आपने दिखा दिया। इंश्योरेंस कंपनी आई, पूरा क्लेम नहीं करी, तो जितना भी करी वो डेबिट में डाल दो, और P&L अकाउंट जितना भी शॉर्ट रह गया, मान लो 1 लाख का था, उसने 80,000 दिया, तो यहाँ पे 80,000 का क्लेम हो गया, 20,000 आपका लॉस हो गया, और 1 लाख का आपका अब नॉर्मल लॉस हो गया, ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, लॉस इतने का हुआ है और क्लेम 80 का ही उसने चार्ज हुआ है, 20,000 है, आप अपना P&L अकाउंट में शो कर दोगे, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। ये हो गया पार्शली। अगर मान लो लॉस इन रिकवेबल हो, पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर सकते, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, पहला एंट्री सेम, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आप नॉर्मल शो कर दोगे। फिर जितना का जितना लॉस है जो रिकवर नहीं है P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉसेज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये पेपर में पूछा गया था 10 नंबर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से एंट्रीज की ट्रीट करनी है। देखो ये 5वां क्वेश्चन था, अब हम चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट अंडर द जॉइंट वेंचर सिस्टम। जॉइंट वेंचर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले इसे समझ लेते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बाबू, एक अरेंजमेंट होता है विच 2 और मोर पार्टी एग्री करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। मान लो एक पुल बनाना है, 2 पार्टियां मिल गई आपस में, 2 कंपनियां, और वो जब तक पुल नहीं बनेगा, जब तक दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, पुल बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म। सिंपल सी बात है जॉइंट वेंचर की। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सिंपल वे में समझा दिया। डिफाइन करो पहले, फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले समझ लो किस तरीके से किया जाता है। वेयर द सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ कैपिटल, अगर सेपरेट अगर करना है बुक, तो याद रखना मैथड ऑफ अकाउंटिंग में सेपरेट सेट ऑफ बुक में 2 चीज़ें होती है, जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचर, ये 3 चीज़ें बनानी होती है। व्हेन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट कैप्ट, अगर नहीं बनानी होती तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि को वेंचर का बनाना होता है, जॉइंट वेंचर या मेमोरेंडम बनाना होता है। तो ये 2 केस आप समझ चुके हो। इस तरीके से यहाँ पे जो होता है ईच को वेंचर मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे ईच को वेंचर यानी रिकॉर्ड कर रहा है ओनली ऑन ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है या डीलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। तो देख रहे हो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है जॉइंट वेंचर का। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने अभी बताया, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट वेंचर के कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आपको पेपर में शो करनी है। जैसे कि जनरल एंट्री व्हेन द सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ मेंटेन किया जाता है, तो व्हेन इनिशियल कंडीशन जो होता है पहला कोवेंचर का, वो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर, पहली जनरल एंट्री। दूसरा एक्सपेंसेस अगर पेड आउट होते हैं तो ये आ जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस पे हुए हैं। फिर क्या होता है फॉर एक्सपेंसेस पेड और गुड्स ब्रॉड बाय कोवेंचर, तो आप अगर कोई ब्रॉड किया हुआ होगा तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होती है। और कोई लॉस होता है तो उसकी एंट्री नहीं करनी होती। ठीक, क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया। तो ये सारी एंट्री आप आसानी से देख सकते हो, एक एक एंट्री मैंने आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप आसानी से इसे कर पाओ। इंश्योरेंस क्लेम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर इंश्योरेंस क्लेम हो गया। सेल गुड्स का हुआ है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो गया। पैसा क्योंकि आपके पास आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है जॉइंट वेंचर। ये चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में अकाउंट की क्लास में मैंने आपको पूरा समझाया। फाइनेंशियल अकाउंट की पूरी सीरीज है, सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखे हैं, अब जाके वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग बैठ गया। और डेप्रिसिएशन एसेट्स की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। तो आप देख सकते हो सारे फॉर्मेट को, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, ये सारी उसकी जनरल एंट्री है जो आपको मैंने समझा रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। तो ये था 5th का बी पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से 6 का ए पार्ट था।
आसानी से आपको समझ में आ गया, 6 के क्वेश्चन वो कवर हो गया, क्योंकि टोटल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 9 क्वेश्चन है और उसमें से 5 ही करना है, जो आपको इजी लगे पहले वो कर दो, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में, जैसे पूछा गया डिफाइन द लेजर एंड ग्रुप्स के बारे में बोला गया, लेजर किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह, इसके फीचर्स वगैरह बताओ। तो लेजर के बारे में बोला गया, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 7वें का ए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैसे बताओगे, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है विच कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ ग्लेंसेज। हर एक अकाउंट का जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो आसानी से ये लेजर अकाउंट बनाता है। जैसे एक ट्रेलर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लेजर अकाउंट बनाया, ये पूरा आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये डेबिट बैलेंस हो गया पूरा पूरा, यहाँ से ये डेट हो गया, पर्टिकुलर फॉलियो अमाउंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट हो गया, पर्टिकुलर फॉलियो अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हो फॉर्मेट है ये लेजर अकाउंट का, पेपर में आपको सिर्फ शो करना है, बनाना नहीं है। तो आप एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या पूछा हुआ था, लेजर से रिलेटेड कि क्या है लेजर वगैरह वगैरह, उसकी चीज़ें बताओ, ठीक है। तो आइए इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, थोड़ा लेजर से रिलेटेड है। देखो जैसे इसमें लेजर के बारे में पूछे गए हैं, तो हम इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजर अकाउंट में, इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट इन द लेजर वुड बी डिपेंड अपॉन द नेचर, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है लेजर अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डेबिट, विच डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ये आपको पता है, ये पर्सनल अकाउंट है। दर्ज द डेबिट का मतलब होता है कोई भी कैश आ रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है कैश जा रहा होता है। बेसिकली ये समझाने की कोशिश करी गई है। तो जो लेजर बनाते हैं ना, तो वो तीनों के हिसाब से होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से होता है। तो देख लो नेचर क्या है, वो फॉर्मेट आपको बताना होता है। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 7th के बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, ए में तो लेजर ही लेजर है, बी वाले में पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ बाउचर बताओ और यूज ऑफ द पोस्ट डेटेड बाउचर, यानी कि बाउचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो सारी टाइप के बाउचर आपको बताने हैं, और ये क्वेश्चन जो आपका 7th है, 7th का ये बी है, ठीक है। तो इसको आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो कैसे इसका आंसर लिखोगे, तो आप बता सकते हो। जो बाउचर होता है मेनली इस टाइप्स के होते हैं, रिसिप्ट बाउचर, पेमेंट बाउचर, नॉन कैश या ट्रांसफर बाउचर होता है, या सपोर्टिंग बाउचर होता है, ये आपने बता दिया। इसको फिर डिफाइन कर दो, रिसिप्ट बाउचर क्या होता है उसको डिफाइन कर दो, कैसे रिसिप्ट होता है, कैश या बैंक के थ्रू होता है। पेमेंट बाउचर में पेमेंट की चीज़ें बतानी होती है, ठीक है। नॉन कैश यानी ट्रांसफर बाउचर जो होता है, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उससे रिलेटेड बाउचर बनता है। तो इसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। सपोर्टिंग बाउचर में पूरा सपोर्टिंग बाउचर का बता सकते हो, इसको एक्सप्लेन करना आपको, सिंपल सी बात है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। द बाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ट्रांजेक्शन का, कि आपने क्या खरीदा, कैसे खरीदा, किस तरीके से, तो वो आपको पूरा डिटेल बता देगा, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। और पोस्ट डेटेड बाउचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी आंसर आप दे सकते हो। पहले उसका मीनिंग बताओ आप पोस्ट डेटेड बाउचर का। While the entering voucher, you can make them as post dated as the result. These voucher are the not updated. यानी कोई अगर वाउचर बनाया हुआ और वो अपडेट नहीं हुआ है या टाइम निकल गया है, तो उसे फिर से बनाना होता है, फिर से रिक्रिएट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड, यानी कि वाउचर हो गया, ठीक है। यूज ऑफ पोस्ट पेड वाउचर क्या होता है, इट इज यूज बाय कंपनी एंटरिंग विद द स्पेसिफाइड डेट गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द अकाउंट ऑन द मेंशन। ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। These kind of voucher are the used in the make multiple entry easier, जो आसानी से मल्टीपल काम कर सके, easier हो सके, वो आप बता सकते हो। It is a used to show the discount rate और exchange rate, आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। 5th इसमें बता सकते हो, इट हेल्प टू मेंटेन द रिकॉर्ड बाय द अकाउंटमेंटली फीडिंग इन द इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें बाउचर की आपको बतानी है। पोस्ट डेटेड बाउचर है, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया पोस्ट डेटेड बाउचर क्या है। ये था आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 8th और 9th क्वेश्चन की। ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इग्नू में, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपका हायर परचेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एक हायर परचेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो इसमें पूछा गया है, ठीक है। और वो पूछा गया है पार्शियल रिपोर्सेशन का, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है, जो आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। याद रखना 8 क्वेश्चन है, पार्शियल रिपोर्सेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें जैसे सेम यही क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल इस तरीके से कुछ कुछ चेंजिंग होती रहती है, बट पेपर में यही क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने आपको कराया भी है, समझाया भी है। जब आपको मैंने फाइनेंशियल अकाउंट की पूरी सीरीज जब मैं हायर परचेज में पढ़ा रहा था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया। तो जाके आप वीडियो चेक करो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को आप सीखो पहले,
उसकी बेसिक से लेके मैंने एडवांस तक सारी चीज़ें उसमें कराई हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक उसमें समझाए हुए हैं। आप एक बार अगर वो वीडियो देख लोगे, समझ जाओगे ना, कभी भी हायर परचेज क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, अटेम्प्ट करके ही आओगे और पूरे मार्क्स लेकर ही आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है हायर परचेज का। ठीक है, तो उन्हीं में से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया, देख सकते हो। एक टेलीविजन डीलर है, 5 यानी टेलीविजन खरीदता है डॉल्फी यानी कि टेलीविजन कंपनी से हायर परचेज बेसिस पे। आपको पता है ना हायर परचेज बेसिस क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट में मैंने कवर करा है, जहाँ पे ओनरशिप नहीं मिलती है। ओनरशिप तब मिलती है गुड्स परचेज करने पे जब पूरी पेमेंट कर देते हो। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट बेसिस होता है, एक हायर परचेज बेसिस होता है। ये तो सिंपल था। तो यहाँ पे देख सकते हो डाउन पेमेंट 20,000 की करी हुई है। ही वॉज एग्री टू 25,000 शुड बी पेड इमीडिएटली। लो जी लो भैया, साफ साफ बोला गया। द कैश प्राइस ऑफ ईच सेट, यानी कि भैया एक टेलीविजन यानी एक टीवी जो है वो आपका 20,000 का है। 20,000 का टीवी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियर हो गया। और डाउन पेमेंट में पहला जो यानी कि अगर 5 टीवी सेट खरीदे तो अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 लाख की यानी टीवी हो गई है। ठीक है, उसमें से आपने कितना पेमेंट किया, 25,000 डाउन पेमेंट किया है। बाकी बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करी हुई है। साल के एंड में हम 30,000 ईच ऑफ एंड ऑफ द ईयर यानी इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है। तो ये तो हमें एक वर्किंग नोट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा था। टेलीविजन कंपनी चार्ज है इंटरेस्ट 10% चार्ज कर रही है कंपनी, और डेप्रिसिएशन है 20% है डैमेजिंग बैलेंस मेथड पे। पहले ये हाफ पहले करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पार्शियल रिपोर्टेशन में से क्या है, 5 टेलीविजन जो थे, इसके बाद बोला गया है, हाँ देखो बहुत आसानी से बोला गया है, एक्स पे द डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट बट फेल द पे ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। 3 में से 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करा है। और सब्सिक्वेंटली टेलीविजन कंपनी रिपोजेस 3 जो सेट थे टेलीविजन के वो उन्होंने रिपोजेस कर लिया यानी छीन लिए, और 2 टेलीविजन अभी भी उसके पास है। ठीक है, 3 जो टेलीविजन उसने ले लिए उसके बारे में कुछ बताया गया था। रिपोजेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेसिस ऑफ 30% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करा हुआ है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। और बाद में जो टेलीविजन जो छीना है डोल्विया कंपनी ने, उसे 30,000 उस पर लगा के रिपेयर करके 5,000 का रिपेयर हुआ, उसे 30,000 में बेच दिया है। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको हायर परचेज में मैंने सिखाया था, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है कि आपको यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा और इंस्टॉलमेंट रहेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1 लाख का यानी कि आपने अमाउंट परचेज किया। ठीक है, और आपने डाउन पेमेंट कितना करा है, 25,000 का करा है। ठीक है, 25,000 का करा है, तो 25,000 अगर आप यहाँ से लेस करोगे तो अभी भी 75,000 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया। वही बात यहाँ पे बताई है। तो पहले साल इस पे क्या करोगे, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 10% है। तो एट द रेट 10% अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो 7,500 आएगा। कितना आएगा, 7,500 आपका इंटरेस्ट होगा। इसको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 82,500 हो जाएगा। ठीक है, 82,500 हो गया। और पहली आप पेमेंट आप पे करोगे, इंटरेस्ट आपका 7,500 हो गया। फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट 30,000 का गया, वो आप यहाँ दिखाओगे इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो गया। 30,000 इसमें से आप माइनस कर दो तो आपका 52,500 आ जाएगा इस तरीके से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। फिर इस पर 10% चार्ज करेंगे, फिर से इस पर फिर से 10% चार्ज करेंगे। 10% चार्ज करने पे इसका जो इंटरेस्ट आएगा 5,250 रुपये आएगा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इसमें आप इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 57,750 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 30,000 फिर से पे होगा, तो इसमें से अगर 30,000 अगर पे होगा आपका कितना आएगा, 27,750 आएगा। और लास्ट में फिर से 30,000 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया हुआ है, तो 30,000 में से अगर 27,750 अगर माइनस करोगे 2,000, ठीक है, 250 रुपीज़ ये इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट हो गया 3 साल का। ठीक है, 7,500 फिर हो गया 5,250, 2,250, 3 इंस्टॉलमेंट हो गया। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट था। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया, ये पार्ट इसी के बेस पे आपकी सारी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है,
तो ये चीज़ आप वर्किंग नोट में आप बनाओगे, फिर इसका सोल्यूशन पार्ट आप इसको करोगे। ठीक है, अब हम इसको पता है कि इसको करने के लिए हमें पता है क्या क्या अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो पहला पार्ट आपका कवर हो गया। ठीक है, पहला पार्ट आपका कवर हो गया। ये पूरी वर्किंग नोट आपने दिखा दी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के 3 अकाउंट बनेगा। पहला एक्स क्या बनाएगा, इन द बुक ऑफ एक्स, यानी कि उसने एक टेलीविजन परचेज किया है तो टेलीविजन का अकाउंट यहाँ बनेगा। ठीक है, डॉल्विया का अकाउंट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो 2 अकाउंट ये बनाएगा। ठीक है, डॉल्फिया एक कंपनी है, वो किसका अकाउंट बनाएगी, वह एक्स का अकाउंट बनाएगी। एक्स ने क्या क्या किया है, फिर उसके बाद वो गुड्स रिपोजेस का अकाउंट बनाएगी, क्योंकि वो गुड्स वो उठा के बेच देगी। ठीक है, तो देखो पहले साल क्या हुआ होगा, ध्यान से देखो। पहले साल तो नॉर्मल सी बात है, 1 लाख का गुड्स है, मैं गुड्स लेके आया 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख मैंने यहाँ दिखा दिए, और एक्स जो होगा अपने अकाउंट में वो दिखाएगा कि देखो 1 लाख किया है। ठीक है, 1 लाख पे 7,500 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, वो यहाँ दिखाया। डाउन पेमेंट 1 जनवरी को करी, और साल के एंड में 30,000 वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे किया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे दिखा दोगे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, ये डाउन पेमेंट हो गई, ये आपने दिखा दिया। और ये डिफरेंस निकालने में 52,500 पहले साल का है। पहले 2 साल के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सारी एंट्री आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल एक्स ने किया है। और फिर डेप्रिसिएशन अब हम चार्ज करेंगे साल के एंड में। 1 लाख पे पता है ना कितने परसेंट चार्ज करने के लिए बोला था क्वेश्चन, 1 लाख पे 20% क्वेश्चन चार्ज करने के लिए बोला था, तो उस पर आपका 20,000 80,000 आ जाएगा। 80,000 में फिर आपका 20% चार्ज होगा, 16,000 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल की कहानी तो बिल्कुल सेम है। 64,000 आपका आ गया। 2 साल का अकाउंट हमने ये टेलीविजन का हमने बना दिया, 2 साल का इसका ही बना देते पेमेंट वेमेंट करके। 52,000 यहाँ पे बैलेंस बीडी आ गया, 5,250 इंटरेस्ट चार्ज हो गया। फिर हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने पे करी। क्या हमने करी, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने फिर से यहाँ पे कर दी। 30,000 अब बचा आपका, 27,750 रुपीज़ अभी देने बाकी हैं। अब ये बैलेंस बीडी यहाँ पे आ जाएगा 27,750। अब इंटरेस्ट उस पर चार्ज करो 2250 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो उसने पेमेंट करी नहीं। अब क्या होगा, गुड्स रिपोजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गुड्स रिपोजेज हो जाएगा। गुड्स रिपोजेज अकाउंट हम ये बनाएंगे कि कितना अमाउंट आ रहा है, ये बेसिक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखो 64,000 2 साल के बाद आया, डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगा। ठीक है, 64,000 का 20% हमने चार्ज करा, 12,800 आया। और इतना करने के बाद जो बैलेंस बच रहा था गुड्स का, 3 गुड्स वो लेके गया। तो एक बार वर्किंग नोट कर लो, 3 गुड्स का 3 गुड्स वो लेके चला गया, 2 गुड्स बचे हैं, तो उन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अलग अलग हम करेंगे, शुरू से देखना होता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे और इसकी एंट्री करेंगे। तो 3 का बनाएंगे, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करा, 60 आ गया। 30% डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला कि मैं चार्ज करूंगा, वो जो कंपनी कहेगी वही डिसाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 30% चार्ज हुआ, 18,000 आ गया, 42,000 आ गया। 42 का फिर 30% आ गया, माइनस क्या 29,400 आ गया। फिर इस पे 30% चार्ज क्या हुआ, 8820 आ गया। तो ये आपका टोटल बैलेंस आया 20,580 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है। 2 गुड्स का देख लेते हैं, 2 गुड्स का 40,000, फिर इस पे 20%, क्योंकि ये तो पहले से ही 20% चार्ज हो रहा था, और क्वेश्चन में रिपोजेस होने के बाद 30% इसने बोला है चार्ज करना है। ठीक है, तो 20% के हिसाब से 32,000 अभी भी चार्ज होगा, 6,400 फिर दूसरे साल का चार्ज हुआ, फिर इतना है, फिर तीसरे साल का इतना। तो टोटल 2 गुड्स का 20,480 रुपये है। वो यहाँ दिखाओ, देखो ये रहा 20,480 2 गुड्स का हो गया। और 3 गुड्स का जो भी डेप्रिसिएशन हमारा 3 गुड्स का बन रहा था, ये करने के बाद 20,580 रुपये यहाँ दिखा दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया अकाउंट का। और जो भी डिफरेंस निकलेगा वो आपका यहाँ पे निकला है, 10,140 रुपये डिफरेंस निकला है, ये लॉस है। ठीक है, यानी कि लॉस निकला है, यानी कि गुड्स रिपोजेस करने के बाद वो लॉस हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। डॉल्विया कैसे करेगी उसकी एंट्री, 2 साल का हमने बना रखा था। अब 2 साल के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे गुड्स की वैल्यू कितनी बची है, 20,580 रुपये बच रहा है। तो इतने अमाउंट में ही वो लेके जाएगा, इतने अमाउंट में वो लेके चला गया। ठीक है, गुड्स रिपोजेस हो गया। ठीक है, वो लेके चला गया, याद रखना। और फिर इंटरेस्ट तो ड्यू था, जो भी डिफरेंस है वो हम दिखा देंगे, क्योंकि अगले साल भी एंट्री हमें करनी है। तो ये अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, ये अकाउंट खत्म हो गया, और दूसरा अकाउंट हमारा ये खत्म हो गया डॉल्विया का। अब बात करते हैं कंपनी कैसे उसकी एंट्री करेगी। जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ना, उसी के बिहाफ पे वो सारी एंट्री हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा जब आप वो वीडियो देखोगे हायर परचेज का, वहाँ पे पूरा डिटेल है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब पहले वो एक्स का बनाएगा, उसने 1 लाख का गुड्स बेचा है, इंटरेस्ट उस पर पूरे साल का 7,500 रुपये, पहले उसने डाउन पेमेंट्स करी 25,000, फिर साल के एंड में 30,000 पेड करा 52,000, उसकी रिवर्स एंट्री होती है बेटा, याद रखना इसकी रिवर्स एंट्री होती है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, याद रखना बस वही रिवर्स एंट्री है। अब देखो ये वाली सारी रिवर्स एंट्री यहाँ पे करी हुई है, दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, ये वाली एंट्री इधर हो जाएगी और 20,580 वाली इधर हो जाएगी, ये रिवर्स एंट्री होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आपका आसानी से बन जाएगा। अगर आपने एक हायर परचेज का अगर जो परचेजर ने अगर पूरा अकाउंट बना लिया तो जो सेलर है उसका अकाउंट रिवर्स एंट्री आपको कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि गुड्स रिपोजिट अकाउंट आपका आया है, कितने का आया, 20,580 रुपये का आया है, और इस पर उसने 5,000 रुपये खर्च किया है, तो 5,000 खर्च करने पे फिर उसने 30,000 में बेचा है, तो उसका 25,580 की चीज़ को उसने 30,000 में बेचा है, तो 4,440 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये था हायर परचेज का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, वो आपका ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड है, उसका भी क्वेश्चन आपके पास है। ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन पूरा डिटेल मैंने आपको कराया हुआ है, और वही क्वेश्चन आपके पेपर में है जो मैंने आपको समझाया था, आप वीडियो जाके चेक करो ब्रांच अकाउंट का, जहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको पूरा ब्रांच अकाउंट सिखाया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, बीकॉम के एग्जाम में आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये हेड ऑफिस है, मुंबई हैज़ द ब्रांच इन दिल्ली टू विच इज द गुड्स आर इन्वॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस, कोस्ट यानी दिया हुआ है प्लस 25%, ठीक है, ब्रांच अकाउंट बोला बनाने के लिए, हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर आइटम दिया हुआ है, एक एक एंट्री उठाते हो, ट्रांजैक्शन को करते हैं और क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 12,500 रुपये का, वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, डेटर 12,000 का ये ओपनिंग स्टॉक है, टोटल 24,500 का हो गया। गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई 40,000 का गुड्स रिसीव हुआ है, ठीक है भैया, ये ब्रांच जो है मुंबई की इसने दिल्ली को भेजा है, तो 40,000 का गुड्स भेजा है, तो ये 40,000 गुड्स हमने यहाँ दिखा दिया, गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब याद रखना गुड्स ये हमने भेज दिया है, ठीक है, इसके अलावा कैश सेल्स हुआ है 16,000 का, तो देखो जो चीज़ हमें मिल रही है वो यहाँ आएगी, ये आएगा कैश सेल, यहाँ पे आप दिखा दोगे। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे कोस्ट जो दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, ठीक है, कोस्ट अगर 25% दिया है तो इसका यानी कि आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है आपका ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है इसका यानी कि आपको करना पड़ेगा 25% है तो 1/4, ये 1/5, यानी कि कोस्ट प्राइस 1/4 है, सेल्स प्राइस 1/5 है, ठीक है, तो सेल्स प्राइस देखो 1/5 है, तो स्टॉक जो रिवर्स होती है वो 1/5 में चली जाएगी, यानी कि 12,500 का 1/5 करेंगे 2,500 दिखाना है, स्टॉक की एंट्री आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी। कैश जो हमें रिसीव हुआ है वो 16,000 का हमने दिखा दी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 29,500 का हमें डेटर से रिसीव हुआ है, वो आप यहाँ दिखा दोगे 29,500, 45,500 यहाँ पे आ जाएगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है, तो गुड्स हमने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया 2,000 का, ये 2,000 का गुड्स रिटर्न क्या है ना, इस पर 20,000 का, ये 20,000 नहीं 2,000 का लोडेड प्राइस निकालोगे, लोडेड प्राइस आपका कितना निकलेगा, लोडेड प्राइस आपका कितना लगेगा 1/5 निकलेगा, तो 1/5 निकलेगा, तो आपका 400 जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, वो हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सपेंसेस जो 14,500 रुपये के हुए, तो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए जो हेड ऑफिस बेयर करेगा। स्टॉक एट द एंड ऑफ 15,000 का आपका स्टॉक बचा है लास्ट के एंड में, वो आप यहाँ दिखाओगे, और डेटर आपके 22,500 के यहाँ बचे हैं। अब एक चीज़ और आपको दिखानी है, जो 15,000 का गुड्स है, 15,000 का लोडेड यानी निकालना पड़ेगा 1/5, तो आपका 3,000 आ जाएगा लोडेड स्टॉक क्लोजिंग का, वो आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, वो दिखा दिया। अब ये सारी चीज़ें यानी कि क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड सब माइनस करेंगे, आपका ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा 31,100 का, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 9th क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे करना है। इसको अगर पूरा डिटेल में सीखना है ब्रांच अकाउंट को, तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस में पूरी डिटेल वीडियो ब्रांच अकाउंटिंग की दी गई, और पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको पूरी बताई हुई है, और फाइनेंशियल अकाउंट का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल कराया हुआ, तो वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है। तो आज की क्लास में मैंने आपको, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कैसे पेपर में पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का ये पूरा सॉल्व है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते आए हुए हैं और ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो कभी भी पेपर आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ऑन एन एवरेज टाइमिंग आपको बताइए कि किस क्वेश्चन में कितना देना है। ऑन एन एवरेज 36 मिनट आपके बन रहे थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 9 में से 5 क्वेश्चन आप देखो आपका कंफर्ट जोन किस में है, उस क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करो और वो क्वेश्चन आप आसानी से करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने देखे 2 क्वेश्चन आए हुए 9 में से और थ्योरेटिकल आपके 7, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को आप उठाओ, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ो ताकि आप अपने अच्छे यानी कि मार्क्स लेकर आ सको अपने एग्जाम में, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग भी ला सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ऐसे ही मैं आपको एजुकेटेड और क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक आप पढ़ते रहिए और फिट रहिए। ठीक है, धन्यवाद।